सभी बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों का इस लेक्चर में स्वागत है। ये जो लेक्चर है बेसिकली जो एक पेपर आपके चलता है, सिलेबस का पार्ट है महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिकली जो स्टैटिक चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं यूजिंग गाउस लॉ, यूजिंग द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द कूलम्ब्स लॉ एंड सो ऑन। बेसिकली यहाँ पर जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो स्थिर विद्युतिकी से संबंधित हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड हो, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हो, इसलिए इस पूरे जो बुक है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इस पूरी ब्रांच को जो फिजिक्स की है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। जो भी कुछ आप यहाँ पर पढ़ेंगे, करीब करीब प्रत्येक जो चैप्टर है आपका, उसका कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन आपके 10th क्लास, 11th क्लास या 12th क्लास की बुक से होता है। सेम एम्पियर्स लॉ जो आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं या आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए पढ़ा होगा, वही एम्पियर लॉ है, वही बियो-सावर्ट लॉ है, वही लॉरेंज लॉ है, वही कूलॉम का नियम है, वही गाउस थ्योरम है। उसका उपयोग करते हुए जो आपको कैलकुलेशंस करनी है वो थोड़ी सी और हायर स्टैंडर्ड की हैं। तो जो मैं बात आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब कभी भी आप किसी भी फिजिक्स की किताब को पढ़ने बैठें, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, चाहे सेकंड पेपर हो, चाहे थर्ड पेपर हो, तो आपके मेमोरी के अंदर जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है, whatever you have read in class 10th or 11th or 12th, you should remember that. And if you go through these books keeping that in your mind, I hope you will understand the calculations, the numericals, the exercises given in your book in a better way. कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि आज तक जितनी भी आपकी नॉलेज है उसको बेसिकली रिवाइज हम पहले करेंगे और आपको याद दिलाएंगे कि क्या आप पढ़ चुके हैं, और उसके आधार पे जो कैलकुलेशंस करेंगे वो यहाँ पे है। जहां तक बुक्स की बात है, एक तो कॉलेज बुक हाउस की किताबें चलती हैं कॉलेज लेवल के ऊपर, और दूसरा है रमेश बुक डिपो, तीसरा है हिमांशु पब्लिकेशन। जो तीनों पेपर में आपको मिल जाएंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड। मार्केट में हिंदी मीडियम के अंदर ये बुक्स अवेलेबल हैं। आप में से जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हों, स्टूडेंट्स हों, वो ब्रिजलाल सुब्रमण्यम की जो सीरीज है, जो बुक्स हैं, जिसका पब्लिकेशन एस चांद, सुल्तान चांद एंड सन्स, जो कि इजीली अवेलेबल है मार्केट में, उन किताबों को आप कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली इस पेपर के लिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बाय ब्रिजलाल सुब्रमण्यम बड़ी स्टैंडर्ड किताब है, जो आगे भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में काम में आएगी। वो इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो परचेज कर सकते हैं। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट किताब है मैकेनिक्स बाय DS माथुर, वो भी काफ़ी पॉपुलर बुक है, जो आप चाहें तो आप अपने पर्सनल लाइब्रेरी के लिए परचेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगी किताबें नहीं हैं, और चूँकि अब आप कॉलेज लेवल में आ गए हैं, बैचलर डिग्री की ओर बढ़ रहे हैं, और हो सकता है आप में से कुछ मास्टर डिग्री का भी विचार रखते हों और फिजिक्स में रखते हों, तो उनको तो विशेष रूप से ये जो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, DS स्टैंडर्ड ऑथर्स हैं, जैसे DS माथुर हुए, ब्रिजलाल सुब्रमण्यम हुए, JC उपाध्याय हुए, इनकी बुक्स जो इंडियन ऑथर्स हैं और जिनके पब्लिकेशन भी इंडियन हैं और जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, सस्ते एडिशन में हैं, स्टूडेंट पैक में हैं, वो आपको परचेज कर लेनी चाहिए। बाकी किताबें आप लाइब्रेरी से इशू कराकर भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर
जो यूनिट है, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बात की थी कूलाम के नियम की, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, कि अगर दो स्टैटिक चार्ज हैं तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होगा। देखिए, ग्रेविटेशन और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है या ग्रेविटेशनल फोर्स और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, उसके अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि जो भी कैलकुलेशन आपने ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में की हैं, वहां पर जहां जहां m1 m2 आता है उस फॉर्मूले में आप q1 q2 लिखते चलिए। ऑटोमेटिकली जो कूलाम के नियम की कैलकुलेशंस हैं वो होती चली जाएंगी, जो स्टेप्स हैं कैलकुलेशंस के वो भी सेम हैं। ओनली थिंग इज यू नीड टू रिप्लेस मास बाय चार्ज। जहां जहां आप द्रव्यमान लिखते आए हैं उसकी जगह अब आवेश लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये 2 in 1 है, एक ही प्रकार के मैथमेटिक्स दोनों यूनिट्स में, दोनों चैप्टर्स में आपको मिलेगी। एक ही प्रकार के क्वेश्चंस हैं, एक ही प्रकार के न्यूमेरिकल्स हैं, एक ही प्रकार के कैलकुलेशन की विधि है, एक ही प्रकार के स्टेप्स हैं, इसलिए ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसमें कुछ कुछ इस तरह से है। लॉरेंज का फोर्स की परिभाषा, बियो-सावर्ट लॉ, मैक्सवेल्स राइट हैंड स्क्रू रूल, कंपैरिजन ऑफ कूलाम लॉ एंड बियो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कैरिंग कंडक्टर, एक एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर सर्किट लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ और मैक्सवेल के समीकरण। ये बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बुक के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो सिलेबस है, करीब करीब सभी विश्वविद्यालयों में, सभी यूनिवर्सिटीज में ये मेन कंटेंट है, कॉमन कंटेंट है। एक दो पॉइंट्स इसके अलावा भी हो सकते हैं, वो आप जब स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठाएंगे तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। As far as introduction is concerned, the magnetic effect can be produced by a magnet or by a current carrying conductor. जब कभी भी आप किसी चुंबक को किसी लोहे की रॉड के पास लाते हैं तो आप आकर्षण देखते हैं। सेम जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है वो उस समय भी देखा जा सकता है जब कभी भी किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है। Whenever current flows through a conductor, the nearby magnetic needle shows deflection. So this was the first observation regarding the magnetic effect of current. जब कभी भी किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक के पास में रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। उस विक्षेप की जो मात्रा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफ्लेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन इज डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेट एंड द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन in which the current is flowing. So these were the important initial observations on the basis of which later on scientists were able to frame laws जिनको कि आप बड़ी आसानी से आजकल जानते हैं, पढ़ते हैं, परिचित हैं। परंतु इन सिंपल से नियमों को बनाने से पहले बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, जो समझिए कि जो आज हम एक चैप्टर के अंदर 1 घंटे में पढ़ लेते हैं, उसको समझने में वैज्ञानिकों को कई वर्ष लग गए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस, और जब कभी भी ये इस तरह के ऑब्जर्वेशंस होते हैं तो शुरू में तो किसी को विश्वास नहीं होता कि भाई धारा का चुंबक से क्या संबंध है, क्योंकि पहले तो चुंबक का मतलब जो ओरिजिनल मैग्नेट जो जिसको कि आप कहते हैं उसी से लिया जाता था। फिर बाद में पता लगा कि नहीं, धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और फिर ये पाया गया अल्टीमेटली कि भाई द वेरिंग magnetic field can create electric field and varying electric field can create magnetic field. So both are related to one another.
कि यदि हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो भी विद्युत धारा परिपथ में से बहती है, और जब हम विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो या विद्युत धारा जब कभी भी किसी उसमें से प्रवाहित होती है तो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और अकॉर्डिंगली हमारे पास कैलकुलेशन के लिए गाउस का नियम बनाया गया, बियो-सावर्ट लॉ बनाया गया, एम्पियर का नियम बनाया गया। और ये जो बेसिक लॉज हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, मैं आपको ये भी बता दूं बहुत सरल शब्दों में, सिंपल सी भाषा में, यही मूल नियम मैक्सवेल की जो फेमस 4 मैक्सवेल इक्वेशन है, जिसके ऊपर पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो ब्रांच है वो निर्भर करती है, जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस हैं हम इन 4 मैथमेटिकल इक्वेशंस से करते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो आगे चल के आप पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंत के अंदर, और एक बहुत बड़ी ब्रांच है। अगर यदि आप एमएससी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हर जगह वी हैव टू राइट द equations according to Maxwell's first equation, according to second equation, third equation, fourth equation. Then on the basis of the boundary conditions, you will have to solve those mathematical equations to get a fruitful result. तो ये एक विधि है, पर इन सब के मूल में ये बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के नियम हैं वो समाहित हैं, वो सम्मिलित हैं, और उन्हीं को आगे हमने इम्प्रूव किया है। As far as force is concerned, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब कभी भी कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स की वैल्यू है दैट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। इट डिपेंड्स ऑन the value of charge, the value of velocity, the value of magnetic field. Not only on that, it depends on the orientation, the direction, and if the direction of velocity is in the direction of magnetic field, it is observed that the value of force is 0. And it was interesting. And if the angle direction of velocity is perpendicular to the direction of magnetic field, then the value of force is maximum. That's how the conclusive statement of the force becomes that the value of force is the vector product of the velocity and the magnetic field, that is q into v cross b, that is q vb sin theta. And as you know, because force is a vector quantity, so the direction of force is perpendicular to the plane in which your velocity direction and magnetic field directions are situated. Suppose velocity is along x-axis, magnetic field is along y-axis, the value of force which will act on this is what? That is I cross j is k. So this is how the importance of the force came to the picture, कि किस प्रकार से इस बल का जो महत्व है वो वैज्ञानिकों को समझ में आया कि यहाँ न केवल परिमाण, न केवल उनकी वैल्यू इम्पॉर्टेंट है, बट वैल्यू के साथ साथ दिशा भी महत्वपूर्ण है। और एक समय में सेम मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वैल्यूज के लिए फोर्स का जो अनुभव हो रहा है वो 0 हो रहा है, और दूसरी स्थिति में मैक्सिमम हो रहा है। और शायद यही जो चीज़ है वो साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए काफ़ी महत्व रखती है, काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, और इसी के आधार पर बहुत से जो ऑपरेटर्स हैं वो बाद में डिज़ाइन किए गए, जो कि आप पढ़ेंगे। When theta is 90 degree, the force is maximum. When theta is 0 or 180 degree, the value of force is 0. If charged particle is moving parallel to magnetic field, it does not experience any force. Means if the charged particle is rest in the magnetic field, then
it does not experience any force, and accordingly its trajectory, इसका जो पथ है, आप जानते हैं कि किसी भी बल के प्रभाव में जब कोई कण चलता है तो उसका पथ उस पर कार्य करने वाले बल के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पे अगर गुरुत्वाकर्षण के अंदर अगर आप किसी पत्थर को फेंकेंगे तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो प्रोजेक्टाइल के रूप में होती है, एक परिवलय के रूप में होती है। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, वेल एस्टेब्लिश्ड कैलकुलेशन है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप कैलकुलेट करेंगे कि जब थीटा की वैल्यू 0 है तो पाथ कैसा होगा, थीटा 90 है तो पाथ कैसा होगा, थीटा 180 डिग्री है तो पाथ कैसा होगा, 0 और 90 के बीच में है तो कण का जो पथ है वो किस प्रकार का होगा, एंड सो ऑन। कभी हम ये मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि एक स्थिति में इस बल के अंतर्गत कण का पथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा, कभी पैराबोला होगा, कभी सर्किल होगा, और कभी एक नई चीज आती है जिसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ट्रेजेक्ट्री होगी, जो पाथ होगा, वो बेसिकली इस फोर्स से डिसाइड होगा। और ये जो है हमारे जितने भी आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड ऑपरेटर्स होते हैं उसमें भी इस तरह की कैलकुलेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती है। तो ये जो बात हम कर रहे हैं लॉरेंज बल की, बेसिकली किसी भी चार्ज के ऊपर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाले बल को शो करता है। देखिए पहले हमने बात की थी कि एक चार्ज को जब हम दूसरे चार्ज के निकट रखते हैं तो क्या होता है, या किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है। तो हमने ये कहा कि उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है वो चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और वो सीधी सी गणित है कि अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी A इज इक्वल टू QE डिवाइडेड बाय M। सिमिलरली द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट विल हैपन इफ वी प्लेस ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप चार्ज को स्टेशनरी स्टेज में रख देंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब अगर उसकी वेलोसिटी 0 है तो उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। अब अगर वो मूव करता है तो क्या होगा, तो ये इस बात पे निर्भर करेगा कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, और एंगल के अकॉर्डिंगली उसका पाथ होगा, उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो क्रिएट होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू QVB, अगर मैक्सिमम फोर्स QVB है तो डिवाइडेड बाय M। अब एक टिपिकल सिचुएशन हमारे सामने कई बार आती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो इज QE और मैग्नेटिक फील्ड हो गया Q इंटू V क्रॉस B। ये जो दो इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही हैं QE Q इंटू V क्रॉस B। तो फिर बाद में ये सोचा गया कि क्यों ना हम इसको जनरलाइज कर दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जो ब्रांच हम कह रहे हैं। तो if a charged particle is moving in a space where both electric field and magnetic field are present, then the total force acting on the charged particle will be called as the Lorentz force। इस कंबाइंड बल का जो नाम है वो लॉरेंज बल नाम दिया गया। जनरलाइज इक्वेशन हो गई, टोटल लॉरेंज फोर्स हो जाएगा QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। At one stage the electric field, if electric field is 0, this part will not contribute. If magnetic field is 0, this part will not contribute, and we can have different situations। वो अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग तरह की कैलकुलेशंस करके प्रूव करेंगे भी कि कौन सी सिचुएशन में इस बल का इस आवेशित कण के ऊपर क्या प्रभाव होगा। बेसिकली आपके जो पाठ्यक्रम के अंदर कैलकुलेशंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं या जो भी कैलकुलेशन है
वहाँ जिन आवेशित कणों की बात हम करते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल ये बड़े महत्व रखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कीजिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल इनका द्रव्यमान और आवेश, क्योंकि इन कैलकुलेशनों में मास और चार्ज ये दो चीजें बड़ी महत्व रखती हैं, तो आप क्या कीजिए कि उनको याद ही कर लीजिए। याद कैसे कि भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन के लिए चार्ज की वैल्यू तो वही है पर वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मास जो है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, and similarly for alpha particle and beta particle. So what I mean to say is these are the data which you should remember, और जब कभी भी आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे तो आप QE/m एक फैक्टर होता है, तो चार्ज पता है, Q का मतलब चार्ज, E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और Q/m, m का मतलब मास। तो अगर आप इन तीनों चारों पार्टिकल के लिए Q/m वैल्यू याद रख लें तो यूँ समझ लीजिए कि 50% जो हमारा होमवर्क है, वर्क है, वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है और एग्जाम में कभी भी गलती की जो संभावना है वो नहीं रहती है। और चूंकि आप सभी गणित के विद्यार्थी हैं तो ये इन 3-4 पार्टिकल्स के लिए Q/m जो पोर्शन है वो पहले से ही कैलकुलेट कर लें। ये ध्यान रखना है कि जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम में की जाती हैं, यानी कि चार्ज को हमेशा कूलाम में लेना है और मास को हमेशा किलोग्राम में लेना है। अगर वेलोसिटी आप लेंगे तो मीटर पर सेकंड में लेनी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेस्ला में लेना है। वेबर पर मीटर स्क्वायर कर लीजिए, टेस्ला कर लीजिए, यानी कि आप वो MKS सिस्टम की जो यूनिट्स हैं जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ी हैं उन्हीं को ही काम में लेके गणना करनी है। तो ये अभी तक जो पिछले आधे घंटे में, लगभग आधे घंटे में जो हमने बात की है उसमें कोई भी नई बात नहीं है और मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सब आपको आता है। ओनली थिंग इज कि सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आप फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर आप फेस करेंगे या कहीं पे भी देखेंगे तो उसमें आपको इन पर आधारित सवाल मिलेंगे। तो जो भी कुछ आपने यूँ समझ लीजिए कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर अगर किसी बच्चे को फर्स्ट ईयर का बिल्कुल भी नहीं आता है और पहले वाला पक्का याद है तो वो 40% तो मार्क्स बड़े आसानी से ला सकता है। इतना पोर्शन है, इतनी कैलकुलेशंस हैं जिसके बारे में आपने पारंगत हासिल किया हुआ है। बिकॉज ऑल ऑफ यू आर मोर देन 80% आई सपोज, क्योंकि कट ऑफ ही हमारा जो है 78 से ऊपर है जनरल कट ऑफ। तो एवरेज ऑफ द परसेंटेज विच यू हैव सिक्योर्ड इन 12th इज अराउंड मोर देन 80। तो 80% से ज़्यादा के जो बच्चे हैं उनको कम से कम ये बेसिक बातें अगर वो याद रखते हैं तो कहीं पे भी इस पेपर को सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओनली थिंग इज कि आपको जो अपना इंटरेस्ट है सब्जेक्ट के प्रति वो बनाए रखना है। कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, कुछ गिने चुने नियम हैं जो आपको याद रखने हैं, तो आप कहीं भी विषय से नहीं भटकेंगे और आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बड़ी आसानी से होती रहेंगी। अगले लेक्चर्स में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।